channel. I hope all are doing great and safe. So, this is not my style to welcome you. बड़ों को नमस्कार, छोटों को दुलार और साथ वालों को I love you यार। धड़कते हैं आज भी कई जवादे इनकी तस्वीर को देखकर। अब ऐसा हुनर किसी और में कहा। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ एक ऐसी अदाकारा की जो बेहद ही खूबसूरत मुस्कुराहट के साथ लोगों का दिल जीत लेती थी और उनको द वीनस क्वीन ऑफ बॉलीवुड के नाम से भी जाना गया। जी हाँ, मैं बात करने जा रही हूँ एक ऐसी अदाकारा की जिन्होंने सिर्फ एक मुस्कुराहट से ही लोगों का दिल जीत लिया और वो मेरी पर्सनल फेवरेट तो है ही, लेकिन आई होप आपकी भी पर्सनल फेवरेट आई थिंक बन जाए शायद। नहीं, चलो कोई बात नहीं, देखते। बट हाँ, इनकी खूबसूरती के चर्चे तो बहुत थे और बॉलीवुड में तो खास तौर पे थे। यूं कहा जाता था कि बॉलीवुड का हर एक्टर इनको अपनी फिल्म की हीरोइन बनाना चाहता था। भारतीय सिनेमा की एक ऐसी अदाकारा, जी हाँ, एक ऐसी अदाकारा जिन्हें उस समय हॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस मैरिलिन मोनरो के साथ कंपेयर किया गया और इनको बॉलीवुड की मैरिलिन मोनरो भी कहा जाता था। मुमताज जहान बेगम दहलवी, बेटर नोन बाय हर स्टेज नेम मधुबाला। मधुबाला के पिता पहले दिल्ली में एक फैक्ट्री में काम करते थे। कुछ समय बाद मधुबाला के पिता अपनी फैमिली को लेकर बॉम्बे शिफ्ट हो गए। बॉम्बे शिफ्ट होने के बाद उनकी लाइफ बिल्कुल स्मूथली चल रही थी, लेकिन कुछ समय बाद उनकी लाइफ में इतना बड़ा चेंज आया जो कि था 1944 में हुआ बॉम्बे डॉक डिजास्टर। Congested residential areas, driving 12,000 from their homes. Signal Corps pictures show a large section of the city devastated. बॉम्बे डिजास्टर में मुमताज के भाई बहन की डेथ हो गई और उसके बाद मुमताज और उनकी बहन, उनके अम्मी और अब्बू सिर्फ बचे। उसके बाद इनकी इस लाइफ की जर्नी कुछ उतार चढ़ाव में रही। मुमताज के पिता को उसके बाद एक फिल्म के सेट पर नौकरी मिल गई। उनको स्पॉट बॉय का काम मिल गया और वो रोज जाते थे, लेकिन मुमताज उनको देखती थी तो पूछती थी, अब्बू आप कहाँ जाते हैं? तो उन्होंने बताया कि मैं बेटा फिल्म के सेट पर जाता हूँ, वहाँ पे काम करता हूँ। उन मुमताज को बचपन से ही एक्टिंग करने का बहुत शौक था। उन्होंने अपने अब्बू से रिक्वेस्ट करी कि अब्बू मैं भी चलूंगी। 9 साल की छोटी उम्र में एक बच्ची फिल्म के सेट पर जाना शुरू करती है। वहीं से शुरू होती है मुमताज की मधुबाला बनने की कहानी। मधुबाला के लिए चमकता हुआ साल रहा 1949 में आई फिल्म महल के साथ। इस फिल्म का गाना उस समय बहुत हिट हुआ और इस फिल्म का ये गाना आज भी अक्सर लोग गुनगुनाते हैं। इस फिल्म के लिए डायरेक्टर कमाल अमरोही की पहली पसंद थी सुरैया। जी हाँ, सुरैया जी को सबसे पहले इस फिल्म के लिए चुना जा चुका था, लेकिन स्क्रीन टेस्ट के बाद डायरेक्टर कमाल अमरोही ने मधुबाला को एज अपनी फिल्म की हीरोइन साइन कर लिया और इसके बाद फिर क्या था, इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट धमाल मचा के रख दिया और इस फिल्म के बाद मधुबाला जी ने बहुत सारी सुपरहिट फिल्में दी, जैसे कि दुलारी, बेकसूर, तराना और बादल। इन द डिकेड ऑफ 1950 मधुबाला की कुछ फिल्में फ्लॉप गईं, लेकिन इन द डिकेड ऑफ 1957 उन्होंने 4 बेहतरीन फिल्मों के साथ कमबैक किया और वो फिल्में थी हावड़ा ब्रिज, फागुन, काला पानी और चलती का नाम गाड़ी। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, बहुत ही खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जिन्हें प्यार के बदले प्यार मिला। बदनसीब तो मैं हूँ, मुझे तो ना प्यार मिला ना यार मिला। जी हाँ, कुछ इसी तरह की कहानी है मधुबाला जी की। तो चलिए आइए जानते हैं कि उनकी लव स्टोरी आखिर है क्या। प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है, तू पसंद है किसी और की, तुझे
देखता कोई और है। एक ऐसी अदाकारा जिन्हें बॉलीवुड के एक्टर अपनी फिल्म की हीरोइन बनाना चाहते थे, हर एक एक्टर, जी हाँ, और शायद उनसे हर कोई ही प्यार करने लगा था। बट वो जिसे चाहती थी वो एक ही बंदा था, उसके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बात करते हैं कि उन्हें चाहता कौन था। बात हो रही है उनके चाहने वालों की, और शम्मी कपूर साहब का नाम ना आए तो ऐसा हो नहीं सकता। जी हाँ, 2011 में आई उनकी अपनी ऑटोबायोग्राफी द गेम चेंजर नाम की, उसमें उन्होंने एक पूरा चैप्टर ही मधुबाला जी के नाम कर दिया, और उस चैप्टर का नाम था फेल मैडली इन लव विद मधुबाला। अब इस चैप्टर में उन्होंने क्या लिखा है वो मैं आपको इन शॉर्ट करके बताती हूँ, क्योंकि अगर मैं पूरा बताऊंगी तो बहुत लंबी वीडियो होने वाली है। तो आइए देखते हैं उन्होंने क्या लिखा था। वो लिखते हैं कि या वो कहते हैं, ज्यादा बेटर है। मैं ये जानता था कि मधु किसी और के प्यार में है, लेकिन इसके बाद भी मैं ये स्वीकार करना चाहता हूँ कि मैं उनसे पागलों की तरह प्यार करने लगा था। इसके लिए किसी को दोष नहीं दिया जा सकता था, क्योंकि मैंने उनसे खूबसूरत औरत कभी नहीं देखी। मधुबाला जी अब किससे प्यार करती थी? वो प्यार करती थी दिलीप कुमार साहब से। जी हाँ, उनको एक्चुअली 1955 में इंसानियत के प्रीमियर पर ही साथ देखा गया इन दोनों को फर्स्ट टाइम, लेकिन उसके बाद ऐसा कहा जाता है कि इनका प्यार शादी तक इसलिए नहीं पहुंचा कि उनके अब्बू को नहीं पसंद था। वो दिलीप कुमार को जिद्दी और अड़ियल टाइप का बोलते थे, और वो नहीं चाहते थे कि मधुबाला उनसे निकाह करे। ऐसा भी कहा जाता है कि मुग़ल आज़म फिल्म में एक सीन था जिसमें कि दिलीप कुमार को मधुबाला जी को थप्पड़ मारना था, और उस सीन को उन्होंने एक्चुअल में अपना जो गुस्सा था अंदर का उन्होंने उसमें निकाल दिया, और उन्होंने इतना जोरदार थप्पड़ मारा कि वहाँ सेट पर सब सन्नाटा हो गया, और सब लोग दंग रह गए कि ये आखिर हुआ क्या, अब क्या होगा पिक्चर का। मधुबाला जी सेट छोड़कर ना चली जाए, मूवी ना छोड़ दें। एक शर्मनाक बदनामी का वो दाग थी जो मेरे दामन पर लगा, और उसके बाद डायरेक्टर ने उस टाइम मधुबाला जी को समझाया कि दिलीप आज भी तुमसे बेहद प्यार करते हैं, अपना हक तुम पर जता दिया, ये इससे बड़ा प्रूफ क्या था। अब चाहे वो उनका समझाना समझ लें या अपनी पिक्चर का बचाना, मधुबाला जी ने बहुत कोशिश करी कि दिलीप कुमार साहब उनकी लाइफ में वापस आ जाएं, लेकिन शायद कुछ उनके जो कंपैटिबिलिटी ओपिनियन नहीं मैच हो रहे थे प्रोडक्शन को लेके, क्योंकि उनके फादर का मधुबाला की लाइफ में इन्वॉल्वमेंट था, वो बहुत इंटरप्ट करते थे, और सेम वो दिलीप जी की लाइफ में भी करना चाहते थे। दिलीप कुमार थोड़े से अलग स्वभाव के थे, उन्होंने थोड़ा अपना, उनका नेचर अलग था, वो वही फिल्में करते थे जो उनको पसंद आती थी। तो ऐसा था कि उसके बाद उन्होंने बहुत कोशिश करी, लेकिन जब उनको ये यकीन हो गया कि दिलीप कुमार अब उनकी लाइफ में वापस नहीं आने वाले, तब उन्होंने शादी करने का मन बनाया, और किशोर कुमार साहब उनकी लाइफ में आए। किशोर कुमार से शादी करने के बाद ही उनके कुछ टाइम बाद अच्छी खासी उनकी लाइफ चल रही थी, लेकिन कुछ टाइम बाद ही उनको हेल्थ इश्यूज होने लगे, बीमार पड़ गए, और डॉक्टर ने उन्हें घर में ही रेस्ट करने को बोल दिया और फिल्में करने को मना कर दिया। उन्होंने एक माफीनामा लिखा था। माफीनामे में मधुबाला ने लिखा, मैं खुद को ही खो चुकी हूँ, ऐसे में खुद के बारे में क्या लिखूं? मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने मुझे उसके बारे में लिखने को कहा है जिसे मैं नहीं जानती। समय ने मुझे खुद से मिलने का वक्त ही नहीं दिया। जब मैं 5 साल की थी तो किसी ने मेरे बारे में पूछा नहीं, और मैं इस भूल भुलैया में आ गई। फिल्म इंडस्ट्री ने मुझे पहली सीख ये दी कि आपको अपने बारे में सब कुछ भूलना होता है, सब कुछ, खुद को भी, तभी आप एक्ट कर पाते हैं। ऐसे में मैं खुद के बारे में क्या लिखूं? जब वो घर में बीमार थे और जब वो घर में ही रह रहे थे, तो उन्होंने एक दिलीप कुमार साहब से मिलने की अपनी एक ख्वाहिश जताई। दरअसल ऐसा था कि जब वो एक रिलेशनशिप से अलग हुए थे, उस टाइम दिलीप कुमार साहब ने एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया था कि हम दोनों कभी भी साथ में अब कोई फिल्म नहीं करेंगे। लेकिन उसके बाद जब वो बीमार थे तो दिलीप कुमार उनके घर उनसे मिलने आए, और मधुबाला ने उनसे कहा कि जब मैं ठीक हो जाऊंगी तो क्या आप मेरे साथ दोबारा से फिल्में करेंगे। तो दिलीप कुमार साहब ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया था कि हाँ,
एक बार तुम ठीक हो जाओ, उसके बाद हम साथ में मिलकर कई सारी सुपरहिट फिल्में देंगे। 36 की एज में ही मधुबाला को कार्डियक अरेस्ट हो गया और 23 फेब 1969 को मधुबाला की डेथ हो गई। उससे पहले मधुबाला ने कहा था, अगर ये मेरा आखिरी समय है तो मैं दोबारा से हिंदुस्तान में पैदा होना चाहूंगी, और वो भी एक अभिनेत्री के तौर पर। उनकी डेथ होने के बाद उनका बंगलो खाली हो गया और उनकी बहन वहां से शिफ्ट कर गए। अरेबियन विला नाम का मधुबाला का ये बंगलो एकदम वीरान हो गया। आस पड़ोस में रहने वाले लोगों का कहना था कि उन दिनों वहाँ अक्सर हर रात को रोने के, किसी के गाने की और किसी के चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई पड़ने लगीं। इन आवाज़ों को जब रिकॉर्ड किया गया, उसके बाद मधुबाला की आवाज़ से जब मिलाया गया तो वो बिल्कुल मधुबाला जैसी ही आवाज़ें थीं। लगभग 1.5 साल बाद सेठ तोलाराम नाम के एक व्यक्ति ने मधुबाला के इस बंगले को खरीद लिया। उसकी मरम्मत भी कराई, लेकिन वहाँ कोई रहने को तैयार नहीं हो पाया। एक दिन सेठ तोलाराम ने अपने ही रिश्तेदारों को वहाँ रहने के लिए भेजा। जब वहाँ रहने गए तो उनको रात में इतने डरावने सपने आए कि रातों रात उन लोगों ने वो जगह छोड़ दी और वापस अपने घर लौट आए। उसके बाद सेठ तोलाराम ने इस बंगलो को इमारत बनाने की भी कोशिश करी, लेकिन उसके लिए इन्हें कोई भी बिल्डर नहीं मिला। सभी बिल्डरों का ये कहना था कि उस बंगलो में खुद मधुबाला की आत्मा रहती है, उसे छेड़ना अपनी मौत को बुलाने के बराबर है। आसपास के लोग आज भी जब भी रात में वहां से निकलते हैं, उनका कहना है कि आज भी उनकी फिल्म महल का ये गाना उनके कानों में सुनाई पड़ता है। If you like this video, do like, share and subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon as well. I love you.